नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं लेखिका भावना प्रकाश द्वारा लिखी हुई कहानी अस्मिता। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अस्मी आंसुओं के सैलाब के बीच भूखी प्यासी ठंड से ठिठुरती जमीन पर बैठी थी। निर्मेश कितनी निर्ममता से उसे बांस की छड़ी से मारकर इस कमरे से जा रहा था। घर में रिनोवेशन का काम चल रहा था। पहली मंजिल के इस कमरे की खिड़की निकलवा दी गई थी। बाहर जनवरी की बारिश, शायद ओले भी पड़ रहे थे। अस्मी दौड़कर दरवाजे तक गई। ये दरवाजा तो फूलकर जाम हो चुका था। निर्मेश उसे बस खींचकर चला गया और अब वो अंदर से खुल नहीं सकता था। ओह, पल भर में सारी योजना उसके समझ में आ गई। पूरा शहर शीतलहर की चपेट में था। ठंड को मौत का हथियार बनाया था उसने। तो क्या निर्मेश इस हद तक गिर सकता है? ओहो, मैंने पहले क्यों नहीं समझा? क्यों अपने स्तर पर समस्या को हल करने की कोशिश करती रही? जीवन के दिए आंसुओं का खारा पानी मन के मैले कागज को साफ कर चुका था। रहे सहे गिले की मौत के भय से जाने कहाँ अदृश्य हो गए। अब अस्मी अतीत के झरोखों में रिश्तों की ममता और फिक्र की इबारत को साफ पढ़ सकती थी। समझ सकती थी कि उसने क्या क्या और कहाँ गलतियाँ की हैं। अच्छी परवरिश, शिक्षा और परिस्थितियाँ, सब कुछ तो था उसके पास, पर उसकी आत्मा पर तो जैसे किसी बागी योद्धा का भूत सवार रहता था। माँ पापा की नौकरियां उन्हें बहुत व्यस्त रखती थीं। ऐसे में बच्चे को समय न दे सकने के कारण आत्मग्लानि के शिकार अभिभावकों का अतिरिक्त लाड़ ही शायद आरंभ में उसके उद्दंड होने का कारण बना हो। पर जैसे जैसे ये उद्दंडता समाज की प्रताड़नाओं का कारण बनती गई, अस्मी की खुद को समझदार साबित करने की कोशिशें अधिक खतरनाक होती गईं। आए दिन की शरारतों से तंग मम्मी पापा सिर्फ डांटते हो ऐसा नहीं था। पापा अक्सर तरह तरह के खिलौने लाते, उसके साथ खेलते और उसे अपनी ऊर्जा उन खिलौनों में लगाने को प्रेरित करते। मम्मी उसकी मनपसंद डिश बनाकर गोद में लिटाकर समझाती कि ये दुनिया फूलों की सेज नहीं है। जो आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास दुनिया का सामना करने के लिए जरूरी है, वो केवल एक लक्ष्य निर्धारित करके उस पर संजीदगी से मेहनत करने से आएगा। अस्मी पर इनका प्रभाव भी पड़ता और वो संजीदा होने की कोशिश भी करती है, पर जब इसका कोई प्रभाव परीक्षा फल में ना दिखता तो महत्व की प्यास और असफलता की खींच में उसका मन किसी दूसरी ओर भटक जाता। अध्यापिकाओं की प्रताड़नाएं उसकी खींच और खुद को साबित करने की जिद और बढ़ा देती। मगर बेचारी ने इस जिद में जब भी जो कुछ भी किया, न जाने क्यों जमाने की नज़र में उद्दंडता होती थी। समय के साथ ये जख्म नासूर बनता गया। स्कूल के अंकों के आधार पर किसी अच्छे कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल रहा था। ऐसे में स्पोर्ट्स कॉलेज ज्वाइन करने का सुझाव रखा गया तो ये बात अस्मी को भा गई। एनसीसी में अच्छा रुझान और अंक होने के कारण चुनाव भी आसानी से हो गया। मगर खेल जब पढ़ाई बन जाए तो मन उनसे भी उबने लगा, क्योंकि बताई गई लीक पर चलना अस्मी को कतई पसंद नहीं था। जब कैंपस इंटरव्यू में कहीं चुनाव नहीं हुआ और अस्मी घर बैठ गई तो मम्मी का व्यवहार तल्ख होने लगा। एक दिन बिना किसी को बताए वो पहुंच गई एक नौकरी के इश्तहार में बताई जगह पर, लेकिन जब वहां का माहौल देखा तो होश उड़ गए। वो तो पापा उसके इरादे भांपकर उसके पीछे वहां पहुंच गए थे, वरना घर लौटी तो आत्मग्लानि में भरकर धीरे से बोली थी, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। मैंने सोचा कि, पर मम्मी ने झल्लाकर बात काट दी थी। क्या सोचा? यही कि ये दुनिया पागल है जो इतने कम अंक लाने वालों को नौकरी बांट रही है। और तूने सोचा ही क्यों? भगवान के लिए अब बस भी कर। गर्व महसूस कराने वाली कोई बात तो कभी की नहीं, कम से कम शर्मिंदा करने की कोशिश तो छोड़ दो। यौवन की दहलीज पर पहुंची ही थी कि सुकेश चाचा के लड़के की शादी में निर्मेश से मुलाकात हुई। वो पहले ही नजर में उसका जो दीवाना हुआ कि उसकी प्रशंसाओं ने अस्मी की बरसों की महत्व की भूख मिटा दी। उसने अस्मी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो अस्मी के कदम जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गए। पर मम्मी को बताया तो वे क्रोधित हो गई। 2 दिन के अंदर तुझे प्यार भी हो गया, और ऐसे प्यार को निभाएगी कितने दिन? अभी तेरी उम्र ही क्या है, काबिलियत ही क्या है? किसी एक चीज को तो आज तक जिम्मेदारी से पूरा करके दिखाया नहीं। शादी क्या खेल है? रिश्तेदारों के सामने अस्तित्व पर की गई ये चोट अस्मी को रुला गई। उसने मन ही मन संकल्प ले लिया कि शादी को तो वो हर हाल में निभा कर दिखाएगी। रिश्तेदारों के समझाने पर मम्मी पापा रिश्ते की बात करने गए। तब तो वे लोग बड़ी सभ्यता से मिले थे, पर बड़े प्यार से एक एक कर खर्चा बढ़ाते गए थे। पहले तो हर रस्म के लिए गहने, कपड़ों का चुनाव, पार्लर बुक करने की आपाधापी, संगीत में कौन सा डांस करना है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के आगे अस्मी ने
इन बातों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। लाखों कैश भी उन्होंने निर्मेश का नया व्यवसाय जमाने के बहाने ले लिया। तो अस्मी को बातें चुभी। वो निर्मेश से कहती तो वो बड़े प्यार से उसे समझा देता कि वो बिल्कुल चिंता न करे, अभी वो बड़ों के बीच में बोल नहीं सकता है, पर शादी के बाद। और अस्मी फिर सुंदर सपनों में खो जाती। संगीत में मस्ती का माहौल था। तभी कोई विदाई गीत चलने लगा और मम्मी की पलकें भीग गईं और अस्मी की महत्व की भूख तृप्त हुई। मेरी विदाई में तुम बहुत रोओगी ना? उसने निगाहों में प्यास भरकर पूछा। ना बाबा ना, मुसीबत के टलने पर रोना कैसा, मैं तो तुझे विदा करके निश्चिंत होकर सोऊंगी। मम्मी ने हंसी में कहा था, पर उसके दिल में चुभ गया और पलकें भीग गई थीं। पापा ने तुरंत मम्मी को टोका था। मम्मी को भी अपनी गलती महसूस हुई थी और दोनों ने उसे गले से लगा लिया था। शादी के बाद उसके रंगीन ख्वाबों का महल धराशायी होने में समय नहीं लगा था। जैसे जैसे निर्मेश के मद भरे साथ की खुमारी उतरती गई, वैसे वैसे उसकी सोच का कालापन साफ नजर आने लगा था। ससुराल वाले हर त्योहार पर किसी ऐसे बहाने से कोई मांग रख देते कि मम्मी पापा मना न कर पाते। इतने पैसों का बंदोबस्त कैसे हो रहा है, सोचकर वो परेशान रहने लगी। ससुराल वाले दिखावे और विलासिता के खर्चे इतने अधिक थे कि पैसे किधर से आए और किधर निकल गए पता ही नहीं चलता। सास ससुर के व्यवहार में तो शुरू से ही तिरस्कार था। निर्मेश भी बदलने लगा और एक दिन उसके काले इरादे खुलकर सामने आ गए। उसने साफ कह दिया कि उसे महंगी कार चाहिए और उसका इंतजाम अस्मी के घर वालों को करना पड़ेगा। पहली बार निर्मेश ने खुद को इतने तल्ख स्वर में कोई मांग रखी, वो भी इतनी बड़ी, तो उसका आत्मसम्मान जाग उठा। वो संभल कर दृढ़ स्वर में बोली, अब मैं मम्मी पापा से तुम्हें कुछ भी मांगने नहीं दूंगी। मगर जिस दिन उसने अपना ओजस्वी रूप दिखाया, उसी दिन एक निर्मम तमाचे के रूप में निर्मेश का आपराधिक रूप भी देख लिया। चोट शरीर से ज्यादा मन पर लगी। नहीं, वो एक पढ़े लिखे घर की बेटी है। वो न आत्मसम्मान पर लगी चोटें सहेगी, न शारीरिक प्रताड़ना। यही सोचकर उसने बैग पैक करना शुरू किया ही था कि अतीत की बातें मन की तहों से निकलकर शोर मचाने लगीं। आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। ससुराल में न निभी तो कौन तेरा बोझ उठाएगा? कब तक तेरी वजह से समाज के ताने सुनूंगी? मुझे गर्व महसूस कराने का एक अवसर तो दे। ये लड़की मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगी। ऐसे प्यार को निभाओगी कितने दिन? 2 दिन में वापस न आ खड़ी हो तो कहना, अब तो बड़ी हो जा, निभाना सीख। और अस्मी बड़ी हो गई, निभाना सीख गई। उसका अपना मन मम्मी की तरह नॉन स्टॉप उपदेश वाचक बन गया था। आत्मनिर्भर होने की कोई भी काबिलियत तो है नहीं उसमें, कैसे जिएगी? जो रिश्तेदार उसके मम्मी पापा सिर्फ इसलिए चिढ़ने लगे थे कि उन्हें घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया था, वो मम्मी पापा से क्या नहीं कहेंगे? और माँ का वो जहर बुझा तीर मुसीबत, उसने तय किया कि उसे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। मम्मी पापा को वो अपनी वजह से और नहीं टूटने दे सकती। वो समाज को, मम्मी को ताने देने का और कोई अवसर नहीं देगी। वो अपनी समस्या खुद हल करके उन्हें गर्व महसूस करा कर रहेगी। फिर शुरू हुआ संघर्ष। पहले निर्मेश को प्यार से, फिर लड़कर जीतने का, लेकिन उसकी हर कोशिश के साथ निर्मेश की क्रूरताएं बढ़ती गईं। मारना, पीटना, खाना न देना, कमरे में बंद कर देना आम बातें हो गईं। लेकिन जब भी अस्मी मायके का रुख करने की सोचती, अतीत की बुरी यादें उसे जकड़ लेती। लेकिन आज वो सारी बुरी यादें आंसुओं में धुल गई थीं। सिर्फ एक बात रह रहकर याद आ रही थी। विदाई के समय मम्मी पापा ने उसे गले लगाकर खूब रोने के बाद कहा था, तू हमारी जान है, हमारी सौन चिरैया। और उनका गला भर्रा आया था। सहसा अस्मी को लगा मम्मी पापा दोनों हाथ फैलाए उसे पुकार रहे हैं। मेरी सौन चिरैया, तू खतरों की खिलाड़ी है, तू ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। हमें छोड़कर नहीं जाना। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी संजीदगी, थोड़ी सी एकाग्रता। अस्मी के दिल में बैठे मम्मी पापा ने हौसला दिया तो दिमाग दौड़ने लगा। यादों का पिटारा खुला। छोटी थी जब माँ का उसके साथ पार्क में उस पर निगरानी करने आना और उसे कभी न भाता। पेड़ पर चढ़ना अस्मी को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उस पेड़ की खोह में एक बड़ा सांप देखा था उसने, तो माँ ने वहां जाने से मना किया, पर अस्मी कहाँ मानने वाली थी। उसे तो दिखाना था कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकती है, उसे नहीं जरूरत किसी के सहारे की। मगर छिपते छिपाते ऊपर पहुंची ही थी कि नीचे से सांप को चढ़ते देख सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी कि सुना माँ नीचे से पुकार रही हैं, कूद जा जल्दी, नीचे मिट्टी है, ज्यादा चोट नहीं लगेगी। बहुत ऊंचा है माँ, वो सिसकते हुए बोली थी। तू जब शाखा पकड़कर लटकेगी तो तेरी हाइट जोड़कर ऊंचाई कम हो जाएगी, कूद। और वो कूद गई थी।
अस्मी का दिमाग दौड़ना शुरू हुआ। पहली मंजिल की ऊंचाई 12 फीट, कपड़े जोड़कर 3 फीट, उसकी ऊंचाई 5, तो पाँव से जमीन की दूरी होगी 4 फीट। अस्मी को लगा मम्मी कह रही हैं कूद जा जल्दी, 4 फीट तो तू कूद सकती है। भले ही वो साड़ी या दुपट्टा नहीं पहनी थी, पर कमरे में छोटे छोटे डस्टर पड़े थे और उसे क्लाइंबिंग वाली नोट बनानी आती थी। नीचे नई खिड़की के लिए कांच रखे थे, बबल शीट में रैप किए। अस्मी को याद था उसके फेवरेट प्रोग्राम बैकयार्ड साइंस में बताया गया था बबल शीट एक बेहतरीन इंसुलेटर होती है। अस्मी का दिमाग तेजी से काम करने लगा। आनन फानन में बबल शीट ऐसे पहनी कि उसके हाथ पैर स्वतंत्र थे। गेट पर ताला बंद था, पर अस्मी को अनुभव था हर तरह की बाधाएं पार करने का। लेकिन गेट पर चढ़ने के पहले प्रयास में गिर पड़ी, हाथ छिल गया। अस्मी को याद आई बाधा दौड़ की प्रतियोगिता और पापा का अपनी सीट से उठकर चिल्लाना, तू कर सकती है, कम ऑन अस्मी। कितनी तालियां बजाई थी पापा ने जब एनसीसी के प्रदर्शन में बाधा दौड़ में ऊंची दीवार चढ़ी थी। हाँ वो कर सकती है। और अस्मी गेट पर चढ़ गई। फिर फांदना क्या मुश्किल था। दिमाग चल रहा था कि थोड़ी दूर के चौराहे पर जाकर किसी परिवार वाली गाड़ी से मदद मांगनी है। उसे सतर्कता के नियम याद थे। मोबाइल तो हम किसी अजनबी के हाथ में नहीं देंगे, आजकल जमाना बहुत खराब है। कार के अंदर बैठी सभ्य महिला ने सकुचाते हुए कहा, तो अस्मी का जवाब हाजिर था, आपकी कार पहुंच देती हूँ, जितने ठीक समझिए, रुपए दे दीजिए। रुपए मिलने के बाद पीसीओ ढूंढना मुश्किल था, पर बचपन की शरारतों और जिंदगी के क्रूर अनुभवों से मिले सबक ने उसे जो हिम्मत दी थी, उसने उसे पीसीओ तक पहुंचा दिया। फोन पर मम्मी की आवाज़ सुनते ही सारी हिम्मत, सारी बहादुरी, सारी सतर्कता धराशायी हो गई। पहले तो मुंह से बोल नहीं फूटे, जब फूटे तो हिचकियां ऐसी बंदी के होश ही नहीं, क्या बोल पाई क्या नहीं, और समय खत्म। हाथ में एक सिक्का और था और मन में इतनी घुमड़न कि बताने में सदियां लग जाएं। पर अस्मी ने खुद को समेटा। जब मन संयत हो गया तो फिर से फ़ोन किया। अब की सबसे पहले अपनी लोकेशन बताई, फिर परिस्थिति। मम्मी इस साहस पर दंग रह गईं। शाम तक मम्मी पापा पहुंच गए। उन्हें देखकर पूरी रात फिर पूरा दिन जगी अस्मी जैसे बेहोश सी हो गई। 1 महीना गुजर गया था, शरीर स्वस्थ हो गया था, पर मन अपने कमरे में अकेली बैठी शून्य को घूर रही थी कि मम्मी पापा एक साथ आकर उसके पास बैठ गए। यूं तो अब मम्मी पापा उसे ज़्यादा देर अकेला नहीं छोड़ते थे, पर इस समय वो ऐसे आकर बैठे थे जैसे कोई बात करना चाहते हों। अस्मी के मन में बचपन से सुने लाखों उपदेश कौंधने लगे। एक झंझावात चल रहा था मन में जब पापा का प्रश्न उसमें आकर धंसा, अब आगे क्या करने की सोची है बेटा? अस्मी को लगा जैसे उसके अंदर हीनता और आत्मग्लानि का कोई ग्लेशियर पिघलने लगा है। आप ठीक कहते थे पापा, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। नहीं, पापा ने उसे पहले अपनी बाहों में नहीं समेटा और थोड़ा शांत करने के बाद उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर सीधे उसकी आंखों में झांका। मैं गलत था, मेरी ओर देख और ध्यान से सुन। गलत हम भी थे, हाँ गलत तू भी थी कि तूने आत्मनिर्भरता पाने वाली किसी चीज़ में संजीदगी से ध्यान नहीं लगाया। पर हम गलत इसलिए थे कि जाने अनजाने हम तुझसे वो कह गए जो कहना चाहते नहीं थे। हमने ये कभी नहीं कहना चाहा कि तू किसी काबिल नहीं है। पापा की दृढ़ और स्थिर आवाज़ में ढेर सारी ममता घुली थी। और अगर अंकों के आधार पर तुझे ये लगने लगा कि तू किसी काबिल नहीं है, तो इसमें गलती हमारी भी थी, पूरे सिस्टम की थी, और तेरा नहीं, हमारा फेलियर था कि तुझे अन्याय का विरोध करने का आत्मविश्वास नहीं दे सके। माँ ने पापा की बात पूरी की। नाकाबिल तू नहीं, ये समाज है जिसने तेरे मन में हीनता भरी। तूने तो वो काबिलियत दिखाई है जिसके लिए तुझे बहादुरी का पुरस्कार मिलना चाहिए। हमने जो पढ़ाया वो भले तूने ना पढ़ा हो, जो सिखाना चाहा वो भले तूने ना सीखा हो, पर तूने वो सब जाने अनजाने अपनी शरारतों से जान सीख लिया जो दुनिया का सामना करने के लिए ज़रूरी है। इतनी मुश्किल परिस्थिति से अपनी जान बचाना, फिर इतनी सूझबूझ से हमसे संपर्क करना, हमारे पहुंचने तक भूख प्यास नींद से जूझते हुए शरीर और मन को सुरक्षित और संयमित रखना, ये सब आना भी जीवन के लिए इतना ही ज़रूरी है जितनी कि आत्मनिर्भरता के लिए की जाने वाली पढ़ाई। मैं तो ये सोचकर ही सिहर जाती हूँ कि कैसे तूने इतने दिन। माँ की पलकें भर आई तो अस्मी का ध्यान उधर गया। उनकी सूजी आंखों में विषाद की गवाहियाँ देख वो तड़प उठी। वो अपने ही दर्द में उलझी थी। उसने अपने दर्द से क्षुब्ध मम्मी पापा की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया था। प्यार की तपिश पाकर उसका दर्द पलकों से झरती नदी बन गया। माँ ने उसे बाहों में समेट लिया।
आज रो ले जितना रोना है, फिर इस नई डरी सहमी निराश अस्मी को विदा करना होगा। हमें अपनी वही चंचल, जुझारू और हाँ लड़ाकू अस्मी वापस चाहिए। हमें लंबी लड़ाई जो लड़नी है। हम अपनी सौन चिड़ैया को सताने वालों को दूसरी चिड़ैयाओं को सताने के लिए आज़ाद नहीं छोड़ सकते। माँ ने कहा तो पापा ने पूरा किया, और साथ ही जो पहले नहीं किया वो अब करना है। आत्मविश्वास के लिए, आत्मसम्मान के लिए, आत्मनिर्भर बनने की तैयारी भी शुरू करनी है। हम तुझे तेरा वजूद वापस दिलाकर ही रहेंगे, लेकिन इसके लिए पहले तुझे समझना होगा कि जैसे तू सिर्फ एक पत्नी नहीं है, वैसे भी सिर्फ एक बेटी भी नहीं है। तेरा अपना एक वजूद है। अस्मी को आज मम्मी पापा की बातें निरर्थक उपदेश नहीं लग रही थी। अपने वजूद को पाने का सपना उसकी आंखों में विस्तार पाने लगा था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भावना प्रकाश द्वारा लिखी हुई कहानी अस्मिता। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।